हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKJVM सुजानगढ़। और हम 9th क्लास में पोइम पढ़ ही रहे हैं द रोड नॉट टेकन, जो कि अपनी फर्स्ट पोइम है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इस पोइम के अंदर क्या बताया था कि पिछले स्टेंजा में मैंने जो आपको चीज़ बताई थी वो मैं आज पहले रिपीट करूँगी एंड देन मैं आपको सेकेंड स्टेंजा आज इसका हिंदी अर्थ करूँगी, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाली हूँ। पोइम के अंदर जो है आपकी पहली बार ये चीज़ ऐड हुई है सिलेबस के अंदर, और पोइम्स के अंदर आपके एक्सप्लेनेशन भी पहली बार ही आई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपके एक्सप्लेनेशन पूरी 5 नंबर की आने वाली है परीक्षा के अंदर। किस प्रकार आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है एंड देन एक्सप्लेनेशन करनी है, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज जो है हम पोइम के अंदर पहले लास्ट जो अपन ने स्टेंजा पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा पूछ जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं पोइम का नाम है अपना द रोड नॉट टेकन। सेकेंड स्टेंजा आज हम इस पोइम का रीड करने वाले हैं। पोइम की जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बार बार ये नाम लिखा जाता है, पोइम का नाम लिखा जाता है, पोइट का नाम लिखा जाता है, जस्ट बिकॉज कि हमारे हाफ ईयरली और ईयरली एग्जामिनेशंस के अंदर कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन। अब जिन स्टूडेंट्स को पोइम का नाम अच्छे से पता है और पोइट का नाम अच्छे से पता है तो वो तो अच्छे से मतलब कि पोइट का नाम लिख सकते हैं और 1 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार लिखा जाता है कि पोइट का नाम आपको यहाँ पर लिखना कंपल्सरी है। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको इसकी स्पेलिंग और इनका नाम अच्छे से याद हो जाए। अब हमने रेफरेंस भी लिखा था तो उसके अंदर भी ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, पोइम का नाम और पोइट का नाम बार बार रिपीट होना, जो कि लाजमी है और होता ही रहेगा जब तक ये अपने पोइम्स के टॉपिक्स चलेंगे तब तक। ठीक है, अब बारी आती है पोइम के अंदर। पोइम के अंदर मैं थोड़ा कुछ आपको बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर यानी कि जो पहला स्टेंजा इस पोइम का था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। अब उस पोइम के अंदर जो पहला स्टेंजा था इस पोइम का द रोड नॉट टेकन का, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो मनुष्य की जो मानसिक उलझन है उसको इस पोइम के थ्रू आउट हमारे सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। पोइम की जो ऑल एंड ऑन मेन थीम है वो ये है चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस जो है यानी कि विकल्प कर लो चाहे सिलेक्शन कर लो। क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कई बार सिचुएशंस ऐसे आ जाती है, कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाती है, उन प्रॉब्लम्स के अंदर हमको 2 में से कोई एक चीज़ का सिलेक्शन करना होता है। उस चीज़ को हम किस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है वो किस प्रकार हमारी लाइफ को नई डायरेक्शन देगी, वो सारा कुछ हमारी ही चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि चॉइस करने वाले, सिलेक्शन करने वाले कौन है? हम खुद हैं। चाहे तो हम अच्छी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, चाहे तो हम बुरी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने इस पोइम के थ्रू आउट हमको बताई है। पहले स्टेंजा के अंदर होता ये है कि जो अपने पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या होते हैं कि एक मतलब कि वुड के अंदर जाते हैं। येलो वुड है यानी कि पतझड़ ऋतु चल रही होती है, वहाँ पर येलो वुड इसलिए बोला गया था क्योंकि पतझड़ यानी कि ऑटम का सीजन जब होता है, जो जितनी भी जो लीव्स होती है वो गिरी हुई रहती है। अब वो पीलेपन के कारण गिर जाती है तो क्या होता है कि पूरा जो वुड होता है, फॉरेस्ट होता है, वो येलो हो जाता है। अब वो वहाँ पर जाके वो खड़े हो जाते हैं एक जगह पर उस येलो वुड के अंदर। अब खड़े होते हैं तो क्या होता है कि उनके सामने मतलब कि एक पॉइंट पे वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ से 2 सड़कें जा रही है। अब वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सड़क का चुनाव मैं मेरे आगे बढ़ने के लिए करूँ। दोनों ही सड़क उनको ईजी वे में नजर आती है। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए कौन सी सड़क का चुनाव करूं, क्योंकि दोनों ही सड़क जो है वो बड़ी ही अच्छी नजर आ रही थी। अब वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेचारे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और लगातार एक टक उनको देखते रहते हैं जब तक कि वो जो दोनों सड़क होती हैं वो कहीं पर जाकर छुप नहीं जाती है। अब छुपती भी है तो वो कहाँ छुपती है? बुशेस के अंदर। तो यहाँ तक की पोइम ने हमने वहाँ पर रीड कर लिया था। एक तरीके से मानसिक स्थिति की उलझन ही हो गई कि वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है, बेचारा उसी स्थान पर खड़ा है। अब आज जो है हम उस पोइम का आगे वाला स्टेंजा पढ़ेंगे। आगे वाले स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया ये चीज हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पोइम का जो सेकंड स्टेंजा है उसको रीड कर देती हूँ एक बार के लिए, एंड देन इसके जो टफ मीनिंग्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले से। द लाइन इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim
because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. Okay? Easy से मीनिंग्स है, ज़्यादा टफ मीनिंग्स नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ. Then took the other, just as fair यानी कि उतनी ही अच्छी. Just as fair का मतलब होता है उतनी ही अच्छी. And having perhaps, having का मतलब होता है रखना. Perhaps कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है शायद, आपको पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं यहां पर. बेटर क्लेम, बेटर यानी कि अच्छा और क्लेम यानी कि दावा करना. द बेटर क्लेम यानी कि और अधिक अच्छा होना. ठीक है. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब घास. ग्रेसी का मतलब यहां पर हो गया घास से परिपूर्ण, यानी कि पूरी तरीके से घास से ढकी हुई. एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है प्रयोग में आकर घिसना. वैसे तो वियर का मतलब पहनने से होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस मीनिंग का, इसका वर्ड का जो है मीनिंग वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के कई से मीनिंग्स होते हैं, उस लाइन में उस वर्ड को हम किस प्रकार यूज में ले रहे हैं, ये उस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है. दो यानी कि यद्यपि. एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग देयर यानी कि गुजरना वहां से. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वॉर्न का मतलब घिसना. ठीक है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. अब क्या होता है कि वो वहां पर पोइट खड़ा रहता है, तो वो अगली सड़क को देखता है अपने मार्ग पर जाने के लिए. वो ये कहता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरी सड़क का चुनाव करता है, तो वो ये कहता है कि ये सड़क भी उतनी ही ज्यादा अच्छी थी. इस लाइन का क्या अर्थ हो गया, देन टुक द अदर एज फेयर, जस्ट एज फेयर. फिर उसने अगली, देन टुक द अदर का मतलब गया फिर उसने अगली सड़क का चुनाव किया. यहाँ पर ये चीज वो कहना चाह रहा है. फिर उसने अगली सड़क का चुनाव किया और ये भी शायद उतनी ही अच्छी थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये और अधिक अच्छा होने का दावा कर रही थी. मतलब कि कहने का ये सड़क अपने आप में इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वहां पर कोई भी अगर मनुष्य उस स्थान से जाता तो उस सड़क पर गुजरने की वो ख्वाहिश करता. तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया ये कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यह सड़क जो थी वो और अधिक अच्छा होने का दावा कर रही थी. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर. ऐसा क्यों, क्योंकि ये घास से परिपूर्ण थी, यानी कि चारों तरफ वो घास से आच्छादित थी, हरी भरी थी, और ये प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी. सेम चीज वहां पर यहाँ पर बता दी गई है. क्यों था ऐसा, क्योंकि वो ग्रेसी थी, है ना, तो इसलिए वो वहां पर प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी. यानी कि वो सड़क भी खुद ये चाहती थी कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरा सिलेक्शन करे और मेरे मार्ग के ऊपर से वो जाए, और कोई भी व्यक्ति वो अगर वहां पर होता तो वो भी उस सड़क का चुनाव करता. दोनों ही बातें इन दोनों लाइनों के अंदर बता दी गई है. क्योंकि ये घास से परिपूर्ण थी और प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, सड़क की खुद की ये डिजायर भी थी. यहाँ पर ये बताया गया है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो यानी कि यद्यपि, यद्यपि वहां से अगर कोई भी व्यक्ति गुजरने की बात करे या फिर गुजरना चाहे, पासिंग देयर यानी कि गुजरना. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यदि भी कोई भी व्यक्ति वहां पर ध्यान से खड़ा होकर उसका अटेंटिवली अगर उसका इंस्पेक्शन करता तो वो क्या देखता, अगर यदि भी कोई भी व्यक्ति वहां से होकर गुजरता तो हैड वॉर्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, तो वो क्या देखता कि दोनों ही जो सड़कें थी वो समान मात्रा में घिसी हुई थी. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई अजनबी स्ट्रेंजर व्यक्ति उस स्थान पर आकर खड़ा हो जाए तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि वो जो सड़कें हैं वो लगभग एक जैसी ही नजर आ रही है. ध्यान से अगर कोई निरीक्षण करेगा तो वो यही तो देखेगा कि दोनों सड़कों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर कोई व्यक्ति ध्यान से देखेगा तो उसी को पता चलेगा. ये तो खाली हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही पता है कि कहाँ कंफ्यूजन है उसकी लाइफ के अंदर, है ना. अब यहाँ पर ये चीज उन्होंने ये बताई गई है कि यदि भी कोई वहां से होकर गुजरेगा तो उसको तो वहां पर ऐसा लगेगा
कि ये जो दोनों सड़कें हैं वो लगभग एक जैसी ही है, सेम ही है और समान मात्रा में घिसी हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों ही सड़कों का बराबर की मात्रा में पैसेंजर्स ने, जो भी ट्रेवलर्स हैं, उन्होंने, यात्रियों ने बराबर मात्रा में उपयोग लिया है, बराबर मात्रा में घिसी हुई है। ये तो अपने जो रॉबर्ट फ्रस्ट है वो अचानक से वहां गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मैं इस सड़क का चुनाव करूं या उस सड़क का चुनाव करूं। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है, तो इस स्टेंजा में इन्होंने क्या बताया है कि वो दूसरी सड़क का सिलेक्शन कर लेते हैं और ये सड़क उतनी ही अच्छी थी, ठीक है, जितनी की पहली, और ये बहुत अधिक अच्छा होने का दावा भी कर रही थी क्योंकि ये सड़क अपने आप में बहुत ज्यादा ही घास से परिपूर्ण थी और खुद भी प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी। यदि कोई वहां से व्यक्ति गुजरे, यदि कोई स्ट्रेंजर वहां से गुजरे, तो उसको तो ये लगेगा कि ये दोनों सड़कें जो थी, जो दोनों सड़कों के बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंदर बात करें, वो लगभग समान मात्रा में घिसी हुई प्रतीत हो रही थी। ये तो अपने खाली रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, जो पोइट थे, उनको ही पता था कि कौन सी सड़क का चुनाव उनको करना है, कौन सी सड़क से कम यात्री गए हैं, कौन सी सड़क से कम यात्री नहीं गए हैं। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेंजा का हिंदी अर्थ। अब हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है सेकेंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। सेम प्रोसेस में एक्सप्लेनेशन करनी है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा है। जैसा हिंदी में करते हो वैसा इंग्लिश के अंदर आपको करना है। हिंदी में आप संदर्भ लिखते हो, प्रसंग लिखते हो, फिर व्याख्या करते हो यानी कि भावार्थ लिखते हो। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जब आपको स्टेंजा दिया गया रहेगा एग्जाम के अंदर, तो दो में से कोई एक स्टेंजा आपको चूज करना है। जो स्टेंजा चूज करोगे उसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे एग्जाम के अंदर, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसलिए ये चीज बार बार आपको बताई जा रही है कि जो भी स्टेंजा का सिलेक्शन आपने किया है उसके अंदर, पोइट के मतलब कि एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए, उसके अंदर क्या करोगे, उसी स्टेंजा के 2 वर्ड्स पहले आगे लिख देना एंड देन डैश करके 2 वर्ड्स लास्ट वाले यहाँ लिख देना एंड में। फिर बात आएगी आपके रेफरेंस की। रेफरेंस सेम ही चलेगा इस पोएम के अंदर, तो मैं रेफरेंस कंटिन्यू रखूंगी। रेफरेंस का मतलब होता है आपका संदर्भ। संदर्भ वही है कि आप हिंदी के अंदर लिखते हो ना, ये पंक्तियां हमारी उस कविता के अंदर से ली गई है और उस कवि ने लिखी है, वही चीज लिखते हो ना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि ये जो रेफरेंस है इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने कहा था कि पोएम और पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए, बार बार ये रिपीट होगा और हर बार ये रिपीट होगा रेफरेंस के अंदर जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे तब। तो यहाँ पर ये चीज रिपीट होगी। हालांकि रेफरेंस आप और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए जो है इजी वे में मैंने इसको बना दिया है कि आप खाली रेफरेंस के अंदर क्या करोगे, खाली आप पोएम का नाम लिख देना और पोइट का नाम लिख देना, इतना आप सफिशिएंट है करने के लिए। इतना ही करोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं। और बाकी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, बढ़ाओगे तो नंबर ही मिलेंगे, नंबर तो कहीं पे कटने हैं नहीं, बल्कि और अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो अभी जो बच्चों को ये मतलब कि कठिन लगेगी चीज, क्योंकि ये नई चीज है आपके सिलेबस में, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके लिए एक लाइन काफी है करने को। तो आप इतना करोगे तो भी आपके नंबर पूरे ही आएंगे, कटेंगे नहीं। ये है कि रेफरेंस इसका ये है। रेफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता था, संदर्भ, है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पंक्तियां हमारी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, सड़क जिसका चुनाव नहीं किया गया, उससे ली गई है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ये हो गया इसका रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट यानी कि होता है प्रसंग। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोग देखिए कि क्या लिखा है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी आप स्टेंजा करोगे उस स्टेंजा के बारे में आप थोड़ा कुछ जानकारी दोगे कि उस स्टेंजा के अंदर मेन जो बात है वो क्या है, मेन पॉइंट क्या है। खाली वो पॉइंट आप बता दो, चाहो तो इसको भी बड़ा लिख सकते हो, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से चले तो नई चीज एड हुई है तो आप खाली इतना ही लिखो, काफी है आप लोगों के लिए। कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी स्टेंजा हम अटेम्प्ट करते हैं उसकी जो मेन जो चीज है, थीम क्या है उस पर्टिकुलर स्टेंजा की, वो चीज लिखते हैं। पोएम की थीम नहीं लिखते हैं अपन, खाली पर्टिकुलर स्टेंजा की थीम लिखते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि क्या लिखा है हमने पोएम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, द पोइट हैज 2 रोड्स बिफोर हिम। पोइट जो है यानी कि कवि जो है उसके सामने 2 रोड हैं, 2 सड़कें हैं। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में साथ में बता रही हूं, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझना। द पोइट हैज 2 रोड्स बिफोर हिम। पोइट के समक्ष यानी कि कवि के समक्ष 2 सड़कें हैं, सामने 2 सड़कें। ही हैज टू चूज वन ऑफ देम,
और उसको उनमें से किसी एक सड़क का चुनाव करना है। ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, उसको उन दो रोड्स में से किसी एक रोड का चुनाव करना है। आफ्टर मच कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ही मतलब कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति के बाद में, कंफ्यूजन यानी कि असमंजस, उलझन, एक ही बात है, ठीक है ना, काफी उलझन के बाद ही चूजेज वन ऑफ देम, वो उनमें से किसी एक सड़क का चुनाव फाइनली कर ही लेता है। चूजेज वन ऑफ देम यानी कि एक सड़क का चुनाव कर लेता है। वापिस रिपीट कर देती हूं, ध्यान से समझ लो। द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम, ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, आफ्टर मच कंफ्यूजन ही चूजेज वन ऑफ देम। पोइट के समक्ष दो सड़क है, उसमें से किसको किसी एक सड़क का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन की स्थिति के बाद में वो कोई एक सड़क का चुनाव कर लेता है। अब बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन का मैंने आपको बताया था व्याख्या, इसको आप भावार्थ भी बोल सकते हो, हिंदी में लिखते हो ना आप भावार्थ, यानी कि जो पंक्तियां दी गई होती है उन पंक्तियों का हिंदी अर्थ करने के साथ साथ में आप क्या करते हो कि उन पंक्तियों का जो भावार्थ है, जो फीलिंग है पोइट की, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। यानी कि अगर आपके जो मतलब कि 4 लाइनें दी गई तो आप बढ़ा चढ़ा के उसको 8 लाइनों के अंदर बताओगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो आपकी 4 लाइन्स दी गई उसको आप कितना बढ़ा के लिखते हो, कितने अच्छे वर्ड्स इसमें यूज लेते हो, कितने अट्रैक्टिवली इस लाइन को वहां पर आप लिखते हो, वो चीज आपकी स्किल वहां पर एग्जाम के अंदर चेक की जाती है। उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं। जो अभी अपन ने सेकंड स्टेंजा किया था वो आप बाद में देख लेना पहले कि उसके अंदर लाइंस क्या थी, वो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, पीछे करके, बैक करके। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन को क्या करना है। हालांकि हिंदी अर्थ तो सेम रहेगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, उसको लाइनों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इजी लैंग्वेज का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। तो देखते हैं लाइन्स, पहले लाइन्स के साथ में इसका आपको टिपिकल वर्ड्स के मैं मीनिंग बताऊंगी और साथ में हिंदी अर्थ अपन देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत होती है आपकी यहां से कि द पोइट हैज 2 रोड्स बिफोर हिम। पोइट के समक्ष 2 सड़कें हैं, बिफोर यानी कि सामने, सामने 2 रोड है, 2 सड़क है। आफ्टर मच थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार, तो काफी ज्यादा गहन विचार के बाद में एक स्थान पर खुद ही खड़ा है, अकेला है, कोई और उसके साथ में है नहीं, तो वो क्या कर रहा है, खुद ही सोच रहा है, खुद ही विचार कर रहा है कि किस सड़क का वो सिलेक्शन करें। तो बहुत ज्यादा ही वो क्या है, बहुत ज्यादा विचार करने के पश्चात, थॉट का मतलब यहाँ पर होगा विचार, खुद से ही कर रहा है, अपने मन से ही कर रहा है। गहन चिंतन आप इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद या फिर गहन चिंतन करने के पश्चात ही टेक्स द अदर वन विच ही फाइंड्स इक्वली गुड। इक्वली गुड का मतलब होता है, इक्वली का मतलब हो गया बराबर, गुड का मतलब अच्छा, ठीक है। आफ्टर मच थॉट ही टेक्स द अदर वन विच ही फाइंड्स इक्वली गुड। बहुत ज्यादा विचार विमर्श, विचार करने के बाद में वो अगली सड़क का चुनाव कर लेता है जो कि वो उसको उतनी ही बराबर मात्रा में अच्छी प्रतीत होती है, अच्छी दिखती है, ठीक है ना। उन 2 रोड्स में से वो किसी एक सड़क का सिलेक्शन कर लेता है और वो रोड उसको बराबर उसी हिसाब से वो बराबर ज्यादा अच्छी लगी। परहैप्स, शायद, इट इज बेटर देन द फर्स्ट वन, और शायद ये जो सड़क का चुनाव पोइट ने किया है वो पहले वाली सड़क से ज्यादा अच्छी थी। खुद ही वो विचार कर रहा है और खुद ही मतलब ये सोच रहा है कि शायद मैंने जिस सड़क का चुनाव किया है ना अपने मार्ग पर जाने के लिए, हो सकता है जिस सड़क का मैंने सिलेक्शन किया है वो शायद पहले वाली सड़क से ज्यादा बेटर अच्छी हो। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पर लिख दी है, परहैप्स इट इज बेटर देन द फर्स्ट वन, और शायद ये पहले वाली सड़क के मुकाबले ज्यादा अच्छी थी। बीइंग ग्रेसी एंड अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब अप्रयुक्त होता है वैसे, ठीक है ना, अप्रयुक्त। ग्रेसी मतलब घास से परिपूर्ण, ग्रेसी का मतलब घास से परिपूर्ण, ठीक है ना। बीइंग ग्रेसी एंड अनयूज्ड, क्योंकि ये जो सड़क थी शायद ये पहले वाली सड़क से ज्यादा बेटर थी, क्योंकि ये घास से परिपूर्ण थी और बहुत ज्यादा ही अप्रयुक्त उसको नजर आई, अच्छी नजर आई, दिखने में भी अच्छी थी और जाने की इच्छा भी उसको वहां पर थी। हाउएवर, फिर भी
बोथ द रोड्स आर इक्वली worn आउट, बोथ द रोड आर इक्वली worn आउट, worn आउट का मतलब घिसी हुई। जब हमने स्टेंजा पढ़ा था तो ये सारी वर्ड्स मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, तो वो सेम वर्ड्स यहाँ पर रिपीट ही हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हाउएवर फिर भी बोथ द रोड्स आर इक्वली worn आउट, जो दोनों जो सड़क थी वो बराबर मात्रा में घिसी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों जो सड़क है उन सड़कों पर से जो यात्री है वो बराबर की मात्रा में गुजरे हैं, यानी कि जितने भी जो यात्री उन मार्ग से गए हैं उन्होंने बराबर की मात्रा में उन सड़कों का यूज किया है अपने मार्ग पर जाने के लिए। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है, ठीक है। द रोड्स आर इक्वली worn आउट, दोनों जो सड़कें थी वो बराबर मात्रा में घिसी हुई थी। इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। इफ वन पासेस ओवर देम एंड ऑब्जर्व अटेंटिवली, ऑब्जर्व अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से निरीक्षण करना, ऑब्जर्व अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से निरीक्षण करना। यहां तो मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं यहां लिख देती हूं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये किसका है? ऑब्जर्व अटेंटिवली का। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, ओ और ए, आपको पता रह जाएगा कि यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है। इसी का है ऑब्जर्व अटेंटिवली का मतलब है ध्यान से निरीक्षण करना। इफ वन पासेस ओवर देम एंड ऑब्जर्व अटेंटिवली, यदि इफ वन पासेस का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए लिया गया है। यदि कोई भी एक व्यक्ति वहां से होकर गुजरे और उनका ध्यान से निरीक्षण करे तो द पोइट इज इन द स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन। यहां पर जो ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि हाउएवर बोथ द रोड्स आर इक्वली worn आउट इफ वन पासेस ओवर देम एंड ऑब्जर्व अटेंटिवली। अब यहां पर ऑब्जर्व अटेंटिवली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी लाइन के अंदर उन्होंने खुद ने इस बात को क्लियर कर दिया है। क्यों? क्योंकि यदि कोई अनजान सा व्यक्ति उस मार्ग से होकर गुजरेगा और ध्यान से निरीक्षण करेगा तो उस व्यक्ति को वो जो दोनों सड़कें हैं वो बराबर की मात्रा में घिसी हुई प्रतीत होएगी। ये इस लाइन का सार है अटेंटिवली तक का, ठीक है, बोथ से लेकर हाउएवर और बोथ अटेंटिवली तक, ठीक है ना। फिर भी कोई व्यक्ति वहां से अगर होकर गुजरेगा तो उसको वो दोनों सड़कें बराबर मात्रा में समान घुसी हुई प्रतीत होएगी। अब है आगे वाली लाइन, द पोइट इज इन द स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन as to the road he should take। पोइट जो है स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन यानी कि मानसिक उलझन, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, मेंटल यानी कि मानसिक, कंफ्यूजन यानी कि उलझन, ठीक है। The poet is in the state of mental confusion as to the road he should take। should take यानी कि लेनी चाहिए, चाहिए के अर्थ में अपन should का प्रयोग करते हैं। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब इस बात को हम बेटर क्लियर करेंगे। पोइट जो है वो मानसिक उलझन की स्थिति में है कि कौन सी सड़क का वो चुनाव करे, कौन सी सड़क का उसको सिलेक्शन करना चाहिए। He finds both the roads are equally good and worn out। वो यह पाता है, वो यह देखता है या फिर यह ऑब्जर्व करता है या खुद से ऑब्जर्व करता है तो वो यह पाता है कि जो दोनों जो सड़क है वो बराबर मात्रा में घिसी हुई प्रतीत हो रही है। इट इज दस का मतलब हो गया इस प्रकार, लिख देती हूं मैं यहां पर। दोनों का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से, ठीक है ना। इट इज दस यानी कि इस प्रकार से डिफिकल्ट फॉर हिम टू चूज वन ऑफ देम। इस प्रकार से उसके लिए कोई एक सड़क का सिलेक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। क्यों? क्योंकि दोनों ही सड़कें इक्वल घिसी हुई नजर आ रही है, बराबर एक जैसी नजर आ रही है। तो क्या हो रहा है कि उसके लिए किसी भी एक मार्ग का चुनाव करना क्या हो रहा है, बड़ा ही कठिन नजर आ रहा है। फॉर हिम टू चूज वन ऑफ देम यानी कि एक सड़क का चुनाव करना उसको कंफ्यूजन लग रहा है, मतलब कठिन लग रहा है। अब क्या कह रहा है? लाइफ का कंपैरिजन कर रहा है अपनी स्थिति से। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? लाइफ से लेके देखते हैं ये लाइन, लाइफ इन द लाइक मैनर। लाइफ इन द लाइक मैनर का मतलब हो गया कि जीवन भी इसी प्रकार का है, ठीक है। बात आई ध्यान में, जीवन भी इसी प्रकार का है। प्रेजेंट सच सिचुएशन व्हेन ए पर्सन हैज टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस।
जीवन भी क्या है कि इसी प्रकार का है। हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां ये उत्पन्न करता है, जीवन इतनी जो है कठिन परिस्थितियां आ जाती है कि हम कौन से चॉइसेस वहां पर अप्लाई करें, तो ये जो है ये हमको मतलब कंफ्यूजन में डाल देती है और हम कंफ्यूज ही होकर रह जाते हैं। तो क्या है कि जीवन का कंपैरिजन कर दिया अपनी चॉइसेस से। लाइफ इन द लाइक मैनर प्रेजेंट सच एन सिचुएशन व्हेन ए पर्सन हैज टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस। जीवन भी इसी प्रकार का है कि हमारे सामने ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न करता है जब व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाता है कि उसको कठिन जो है चॉइसेस का उसमें से चुनाव करना होता है। ठीक है, ये है आपके जो सेकेंड स्टेंजा उसकी एक्सप्लेनेशन। समझ आई होगी? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। 2 सड़कें हैं उसके सामने, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के पश्चात वो कोई एक सड़क का सिलेक्शन कर लेता है। दोनों ही सड़कें उसको बराबर मात्रा में घिसी हुई प्रतीत हो रही है, दोनों में से किसी एक सड़क का वो चुनाव करता है, तो वो एक का कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घास से परिपूर्ण उसको नजर आती है। पॉइंट जो है मानसिक उलझन की स्थिति में कि कौन सी सड़क का उसको सिलेक्शन करना चाहिए। फाइनली वो कोई एक सड़क का चुनाव कर लेता है। फिर लाइफ का कंपैरिजन कर देता है यहाँ पर कि बताता है कि लाइफ भी ऐसी है, हमारे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन से प्रेजेंट करता है कि हमको कठिन चॉइसेस वहां पर अप्लाई करनी होती है। ऑल इन ऑल ये खाली शॉर्ट वे में इस स्टेंजा का सार है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप इसका हिंदी अर्थ देख सकते हो। ठीक है, बहुत ढंग से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग भी बताए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये थे आपके सेकेंड जो स्टेंजा उसकी एक्सप्लेनेशन। आज हमने सेकेंड स्टेंजा रीड किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।